हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ प्रशांत अक्सर एंड आज है 18th ऑफ जून। आज का न्यूज़ पेपर कंप्लीट हो गया है। तो चलिए रिवीजन स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट आज का न्यूज़ आता है जी7 के बारे में बात करेंगे। तो इस साल जी7 को कनाडा होस्ट कर रहा है 2025 में। इंडिया जो है इनवाइट किया गया है जी7 के अंदर में, एज कि इंडिया जो है उसका मेंबर नहीं है, तो इनवाइट किया जाता है इंडिया को। इंडिया का जो इस बार मेन टॉपिक है जी7 के अंदर में वो है ग्लोबल साउथ को लेके। ग्लोबल साउथ क्या है? तो ग्लोबल साउथ एक डेवलपिंग और लेस डेवलप्ड कंट्री का ग्रुप है जो अफ्रीका, एशिया और लैटिन अफ्रीका के कंट्री में आते हैं। एंड यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स है, जैसे जो ग्लोबल साउथ की कंट्री है ये क्या क्या फेस कर रहे हैं। तो पोवर्टी यहाँ पे ज़्यादा है, इनकम इनक्वालिटी ज़्यादा है एंड लो क्वालिटी ऑफ लाइफ है। इंडिया क्या इन लोगों के लिए कुछ कर रहा है? इंडिया का कुछ स्टेप्स है कुछ ग्लोबल साउथ के लिए। तो फर्स्ट चीज जो चीज़ें हैं वो है आपके पास ग्लोबल साउथ सेंटर फॉर एक्सीलेंस, जिसमें इंडिया जो है अपना सक्सेस स्टोरी शेयर करता है। सेकेंड है आपके पास ग्लोबल साउथ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव, जिसमें जो स्पेस और न्यूक्लियर एनर्जी जो रहते हैं वो हम ऑफर करते हैं ग्लोबल साउथ कंट्रीज को। थर्ड आता है आपके पास आरोग्य मैत्री प्रोजेक्ट, जिसके अंदर में मेडिकल हेल्प देते हैं हम लोग डिजास्टर के टाइम में, जो भी साउथ ग्लोबल साउथ कंट्री होते हैं उनको। एंड देन आपके पास आता है ग्लोबल साउथ यंग डिप्लोमेट्स फॉर्म, जिसमें कनेक्ट यंग डिप्लोमेट्स फॉर फ्यूचर्स। एंड फाइनली लास्ट जो आता है वो है आपके पास ग्लोबल साउथ स्कॉलरशिप, जिसके अंदर इंडिया जो है बहुत सारे साउथ कंट्री बोल रहा हूँ, सॉरी, ग्लोबल साउथ के जो स्टूडेंट है उनको एजुकेशन प्रोवाइड करता है। अब वापस आ जाते हैं। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पे ध्यान में रखना, जैसे ग्लोबल साउथ है वैसे ही ग्लोबल नॉर्थ है। ग्लोबल साउथ क्या है, ग्लोबल साउथ नॉर्थ क्या है, वो अभी हम लोग मैप से एक बार पिक से एक अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे। ग्लोबल नॉर्थ क्या है? तो ग्लोबल नॉर्थ वैसे ही जैसे वो मतलब लेस डेवलप्ड कंट्री है या डेवलपिंग कंट्री है, ये रिच एंड डेवलप्ड कंट्री है जो नॉर्थ अमेरिका, यूरोप एंड ओशिनिया में आते हैं। जैसे नॉर्थ अमेरिका के अंदर यूएसए कनाडा हो गया, यूरोप के अंदर में जर्मनी फ्रांस हो गया एंड पार्ट ऑफ ओशिनिया जैसे न्यूजीलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया हो गया। एक बार ग्लोबल साउथ एंड ग्लोबल नॉर्थ को देख लेते हैं। ये जो कंट्री लाइन है ये बीच से जो डिवाइड कर रहा है ग्लोबल साउथ को एंड ग्लोबल नॉर्थ को, इस लाइन को हम लोग बोलते हैं ब्रांडेड लाइन। ऊपर वाले जो कंट्री है जनरली डेवलप्ड कंट्री है सबके सब, और नीचे वाले जो कंट्री है ये लेस डेवलप या डेवलपिंग कंट्री है। इसी को हम लोग बोलते हैं ग्लोबल साउथ, इसको हम लोग बोलते हैं ग्लोबल नॉर्थ। ये सब कंसेप्ट क्लियर हो गया। चलिए वापस आ जाते हैं जी7 पे। जी7 को आज थोड़ा सा अच्छे से एलाबोरेट करके समझते हैं। जी7 कंट्री के बारे में बात करेंगे तो ये टोटल वर्ल्ड का 10% पॉपुलेशन जो है जी7 शेयर करता है। 46% ऑफ ग्लोबल जीडीपी जी7 का रहता है। ओरिजिन कैसे हुआ था? तो 1973 में ऑयल क्राइसिस एंड फाइनेंशियल इनस्टेबिलिटी आ गया था, ट्रिगर्ड हुआ था, जिसकी वजह से मतलब एक ग्रुप बना था 6 नेशन का। वो 6 नेशन में कनाडा उस टाइम नहीं था। आज का जो जी7 का कंट्री है वही जी7 के, तो आज के जो 7 कंट्री है वही उसमें से 6 कंट्री थे कनाडा को छोड़ के। तो ये 1975 में फर्स्ट समिट होगा जिसमें ये 6 नेशन मिलेंगे, और 1976 में बाद में ये कनाडा एक साल की मतलब एक नेक्स्ट ईयर ज्वाइन कर लेगा, और ज्वाइन करने के बाद ऑफिशियली दिस ग्रुप बिकम द जी7। नेक्स्ट आपके पास 1997 में रसिया इस ग्रुप को ज्वाइन करेगा और ये जी8 बन जाएगा। लेकिन अगेन 2014 में रसिया जो है वो एक्सपेल कर दिया जाएगा इस ग्रुप से, क्योंकि क्रीमिया एनेक्सेशन जब रसिया किया था इसके वजह से। एंड फाइनली ये वापस जी7 पे आ जाएगा। नेचर कैसा है जी7 का? तो ये नॉट बेस्ड ऑन एनी ट्रीटी, कोई भी ट्रीटी पे बेस्ड नहीं है, कोई इसका हेडक्वार्टर नहीं है, कोई परमानेंट स्टाफ नहीं है, कोई लीगल बाइंडिंग्स नहीं है। और इसका प्रेसिडेंसी जो है हर साल जो है वो रोटेट होता है। जब ये सारे न्यूज़ आप मतलब ये सारे चीज़ों के अकॉर्डिंग पता चलता है मुझे कि ये एक इनफॉर्मल ग्रुप है, कोई फॉर्मल ग्रुप नहीं है, क्योंकि इसका ना तो हेडक्वार्टर है ना तो लीगल बाइंडिंग है। कुछ इनविटेशन करता है जी7 कंट्रीज जब भी इसका मीटिंग होता है तब, जैसे कुछ कंट्री जैसे इंडिया जो हो गया उसको करेंटली इनवाइट करता है बार बार, और इसके अलावा ग्लोबल साउथ कंट्रीज जो हो गया जो लेस डेवलप या डेवलपिंग कंट्री है उनको भी ये इनवाइट करता है। ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करेंगे तो कुछ ऑर्गेनाइजेशन को भी इनवाइट करता है, जैसे यूरोपियन यूनियन हो गया, आईएमएफ हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, यूनाइटेड नेशन हो गया। यूरोपियन यूनियन के बारे में बात करेंगे तो यूरोपियन यूनियन है 1981 से कंटिन्यू इसको मतलब इनवाइट किया जाता है, हर सेशन में इनवाइट किया जाता है। ओटावा समिट हुआ था, ओटावा समिट के बाद ये कंटिन्यू हर सेशन में इसको इनवाइट किया जाता है। याद कैसे रखना है जी7 कंट्रीज को? तो एक ट्रिक है, चूज विथ जीएफ, जिसमें एफ से हो गया फ्रांस, जी से हो गया जर्मनी, ई से हो गया इंग्लैंड एक्चुअली में, लेकिन आपको ऐसा याद रखना है कि यूके, सी से हो गया कनाडा, आई से हो गया इटली एंड यू से हो गया यूके, देन आपके पास अगेन जे से हो गया जापान। ट्रम्प का एक शॉकिंग स्टेटमेंट है, एज यूजुअल देते रहते हैं ये। तो इन्होंने बोला कि रसिया और चाइना जो है वो ज्वाइन करना चाहिए जी7 को। ब्रांडेड लाइन क्या है? तो ये डिमार्केट करता है ग्लोबल साउथ एंड ग्लोबल नॉर्थ के बीच का। गल्फ कॉपरेशन एक एक्स्ट्रा यहाँ पे न्यूज़ बता मतलब आता है। गल्फ कॉपरेशन कौन कौन से कंट्री आते हैं गल्फ कॉपरेशन के? तो 6 कंट्री आते हैं इसमें जो पर्शियन गल्फ के आसपास में है। तो कतर हो गया, सऊदी अरब हो गया, बहरीन हो गया, कुवैत हो गया, ओमान हो गया एंड यूएई हो गया। नेक्स्ट हमारे पास आज आर्टिकल आता है वो है हमारे पास केरला बैन। केरला का जो सुप्रीम कोर्ट है वो बैन किया है सिंगल यूज प्लास्टिक के बारे में। सिंगल यूज प्लास्टिक जो है वो 3 मटेरियल से बनता है, 3 मटेरियल्स का यूज होता है इसमें, मतलब 3 चीज़ों से ये बनाया जाता है। तीनों में पॉली लगा है पहले, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो पॉली एथिलीन वाला, दूसरा है पॉली स्टाइलिन और तीसरा है पॉली प्रोपेलिन।
सिंगल यूज़ प्लास्टिक अगर एक बार सिंगल यूज़ प्लास्टिक बन गया है और सिंगल यूज़ प्लास्टिक उसके बाद आप क्योंकि सिंगल यूज़ है वो दोबारा आप यूज़ नहीं कर रहे हो, तो वो क्या होता है कि डिज़ॉल्व होने लगता है और डिज़ॉल्व होके बाद में उसके अलग छोटे-छोटे माइक्रो टुकड़े उसके मतलब मतलब टूटते हैं वो डिज़ॉल्व होके। और अगर 5 एमएम से छोटा माइक्रो प्लास्टिक अगर हो गया कोई भी, तो उसको मतलब छोटा टुकड़ा हो गया प्लास्टिक का, तो उसे हम लोग माइक्रो प्लास्टिक या माइक्रो बीड्स बोलते हैं। तो छोटा अगर 5 एमएम से अगर छोटा है तो उसको क्या बोलेंगे, माइक्रो प्लास्टिक या माइक्रो बीड्स। जो माइक्रो प्लास्टिक होते हैं वो हार्म होते हैं लैंडफिल्स के लिए, ओशियन के लिए, रिवर्स के लिए। ओशियन के लिए स्पेशली होते हैं क्योंकि जितने भी मैराइन मतलब जो भी वहाँ पे होते हैं मैराइन मैमल्स हो गए और फिश वगैरह होते हैं, उनके बॉडी में चला जाता है और प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो ये स्पेशली मैराइन के लिए सबसे ज़्यादा डेंजरस होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्लाइमेट इम्पैक्ट देखेंगे अगर, तो बताया जा रहा है एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग कि जो सिंगल यूज प्लास्टिक है वो कंट्रीब्यूट करेगा 5 से 10% का ग्लोबल ग्रीन हाउस इमिशन के अंदर में। इंडिया 2021 में जो सिंगल यूज प्लास्टिक था उसको बैन कर दिया था, बट क्या वो सही से इंप्लीमेंट हुआ है, तो नहीं। थर्ड लार्जेस्ट इंडिया जो है वर्ल्ड का, जो थर्ड नंबर पे आता है इंडिया, जो सबसे ज़्यादा सिंगल यूज प्लास्टिक को प्रोड्यूस करता है 5.5 टन के अप्रॉक्स में। 85% ऑफ प्लास्टिक जो रहते हैं जो इंडिया में प्रोड्यूस किए जाते हैं उसको मिसमैनेज रहता है। मिसमैनेज मतलब उसको सही से मैनेज ही नहीं कर पाता है इंडिया। नीदरलैंड के बारे में बात करेंगे तो नीदरलैंड जो है वो फर्स्ट कंट्री था जो माइक्रो बीड्स होते हैं या माइक्रो प्लास्टिक होते हैं उसको बैन किया था इन कॉस्मेटिक 2014 में। कॉस्मेटिक के अंदर में मतलब कॉस्मेटिक के अंदर में माइक्रो प्लास्टिक का या माइक्रो बीड्स का यूज़ करना बैन किया था। क्या कोई ट्रीटी है इंटरनेशनल लेवल पे, तो हाँ, यूएन प्लास्टिक ट्रीटी है। एक यूएन प्लास्टिक ट्रीटी 2022 में साइन किया गया था, बनाया गया था, जिसके अंदर 124 कंट्री है, इंडिया भी इसका सिग्नेटरी है एंड ये लीगली बाइंडिंग ग्लोबल एग्रीमेंट है। नेक्स्ट हमारे पास आर्टिकल आता है टर्मरिक फार्मिंग के। टर्मरिक फार्मिंग के बारे में बात करेंगे तो टर्मरिक जो है इसको हम लोग गोल्डन स्पाइस भी बोलते हैं। और नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन ये हम मतलब यहाँ से न्यूज़ में आता है कि जो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं वो टर्मरिक वाले फार्मिंग जहाँ भी होती है वहाँ से दूर रहते हैं। अगर देखेंगे टर्मरिक से रिलेटेड जो एक टर्मरिक बोर्ड है हमारे पास, तो नेशनल टर्मरिक बोर्ड है जिसका हेडक्वार्टर जो है तेलंगाना के अंदर में आता है। कंपोजिशन इसके अंदर क्या क्या है, तो इसको सेक्रेटरी जो है टर्मरिक बोर्ड का जो सेक्रेटरी होता है वो डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, मैंने शॉर्ट लिखा है समझ जाइएगा यहाँ, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। जो चेयरमैन रहते हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करता है और जो मेंबर रहते हैं वो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन से आते हैं या फिर बोर्ड से, जैसे कि आपके पास मिनिस्ट्री ऑफ आयुष से आते हैं कुछ मेंबर, प्लस मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स हो गया, एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, इन सभी से आते हैं। इंडिया के बारे में अगर बात करेंगे तो इंडिया जो है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, साथ साथ लार्जेस्ट एक्सपोर्टर भी है टर्मेरिक का। 70% ऑफ वर्ल्ड का जो प्रोडक्शन होता है टोटल इंडिया अकेला करता है, जिसमें महाराष्ट्र नंबर 1 पे आता है, देन तेलंगाना, कर्नाटक एंड तमिलनाडु। लीडिंग एक्सपोर्टर देखें कि सबसे ज़्यादा हम एक्सपोर्ट किसको करते हैं, तो वो बांग्लादेश को, यूएई को एंड यूएसए को करते हैं। सेकंड लास्ट आर्टिकल हमारे पास आता है लाइटनिंग स्ट्राइक का। लाइटनिंग स्ट्राइक लाइटनिंग 3 तरह का होता है, एक होता है इंटर क्लाउड एंड क्लाउड टू ग्राउंड। जो इंटर क्लाउड होते हैं वो क्लाउड के इनसाइड में होती मतलब क्लाउड के अंदर ही होते हैं और कोई भी डैमेज नहीं करता है। जो इंटर क्लाउड रहता है वो एक क्लाउड से दूसरे क्लाउड के बीच में जाता है और ये भी कोई डैमेज नहीं करता है, बट ये थंडर साउंड निकालता है, क्रिएट करता है। एंड थर्ड जो आता है वो आपके पास आता है क्लाउड टू ग्राउंड, जिसके अंदर में जो क्लाउड रहते हैं, क्लाउड से जो इलेक्ट्रिसिटी रहता है वो नीचे ग्राउंड तक आता है न्यूट्रल होने के लिए, और ये जो रहता है ये ह्यूमंस एंड एनिमल्स को, प्लांट्स को डैमेज करता है। 2 मिनट के लिए हम लोग समझते हैं कि एक्चुअली में थंडर साउंड क्रिएट कैसे होता है। जैसे मान लीजिए ये क्लाउड है, ये दूसरा क्लाउड है, यहाँ समझते हैं, ये एक क्लाउड हो गया, ये दूसरा क्लाउड हो गया, एक निगेटिवली चार्ज है, एक पॉजिटिवली चार्ज है। तो जैसे करंट एक दूसरे से न्यूट्रल होने के लिए पास होगा, तो जो बीच में एयर मॉलिक्यूल्स रहेंगे ना, यहाँ पे एयर पार्टिकल्स रहेंगे, अचानक से ये थाउजेंड्स लैक्स ऑफ वोल्ट जो है वो पास करेगा, तो क्या होगा कि यहाँ जो पार्टिकल्स थे एयर के वो बहुत गर्म हो जाएंगे अचानक से। ये गर्म होने के बाद कोई भी चीज़ गर्म होता है तो एक्सपैंड करता है, तो ये जैसे गर्म होगा ना तो ये एक्सपैंड करेगा, तो ऊपर की तरफ ये सारे के सारे पार्टिकल एक्सपैंड करेंगे। तो ये जो अचानक से एक्सपेंशन होता है ना, तो मान सपोज कर लो ये एक पैकेज ऑफ एयर है, ये दूसरा पैकेज ऑफ एयर, यहाँ ऐसे तीसरा पैकेज ऑफ एयर, तो ये दूसरे एक दूसरे से टकराते हैं। तो जो अचानक से ये करंट पास होने की वजह से ये जो एक्सपेंशन होता है, जो टकराव होता है, यही टकराने की वजह से एक दूसरे पैकेज ऑफ एयर के बीच में टकराने की वजह से एक साउंड क्रिएट होता है, वही होता है थंडर साउंड। ठीक है। नाउ मोस्ट सबसे ज़्यादा कहाँ पे आता है आपके पास जो लाइटिंग स्ट्राइक होता है, सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, तो नॉर्थ ईस्ट में ऑब्वियसली होता है। झारखंड और बिहार जो है वो आपके पास इसमें बहुत ज़्यादा केसेस देखे जाते हैं नॉर्थ ईस्ट के बाद में। तो सबसे ज़्यादा नॉर्थ ईस्ट, देन झारखंड एंड बिहार। इंडिया देखेंगे तो इंडिया जो है वो टॉप 5 कंट्रीज़ के अंदर में आता है जिसमें लाइटनिंग वार्निंग सिस्टम लगा हुआ है। हमारे यहाँ 5 दिन अर्ली वार्निंग सिस्टम मिल जाता है। लेक माराकाइबो के बारे में बात करेंगे तो लेक माराकाइबो मोस्ट लाइटनिंग होता है, वेनेजुला के अंदर में आता है लेक माराकाइबो। यहाँ सबसे ज़्यादा लाइटनिंग होता है, इसलिए इसको हम लोग लाइटनिंग कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड भी बोलते हैं। और यहाँ एक रिवर है जिसके थ्रू इस लेक में पानी आता है, उसको हम लोग बोलते हैं कैटाटुम्बा रिवर। ठीक है, कैटाटुम्बो रिवर। एंड लास्ट आर्टिकल आज का आता है निशार, दैट इज नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार। ठीक है, तो ये एक नासा और इसरो का कंबाइंड मिशन है। ये निशार जो है क्या है, तो एक
अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट है। क्या करेगा ये? तो अर्थ को ऑब्जर्व करेगा ऊपर में, बहुत सारे हाई रेजोल्यूशन के पिक्चर्स को क्लिक करेगा। इंडिया से क्या क्या इक्विपमेंट्स लगे हैं इसके अंदर में? तो स्पेस क्राफ्ट हम दे रहे हैं, लॉन्च व्हीकल हम दे रहे हैं, और साथ साथ इस बैंड दे रहे हैं। इस बैंड SAR इलेक्ट्रॉनिक्स। SAR ये क्या है? तो ये जो है वो सिंथेटिक एपरेचर रडार है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है इस मिशन के अंदर में। ये एक सुपर कैमरा है जो क्रिएट करेगा हाई रेजोल्यूशन इमेज का जनरेट करेगा, और मतलब क्लिक करेगा अर्थ का, इवन इन द डार्क क्लाउड, रेनी सीजन, पॉल्यूशन, इन सभी के बावजूद भी। क्यों? क्योंकि ये एक माइक्रोवेव पल्सेस का यूज करके फोटो क्लिक करेगा। तो माइक्रोवेव पल्सेस का यूज करके एक हाई रेजोल्यूशन इमेज जनरेट करेगा सार। ठीक है। तो और ये कहीं ना बाद में आपको हेल्प करेगा नेचुरल डिजास्टर और क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए। तो ये था आज का एनालिसिस, न्यूज़ का रिवीजन। कमेंट सेक्शन में प्लीज़ ज़रूर बताइएगा कि मेरा स्पीड ज़्यादा लग रहा है या कम लग रहा है। मैं वीडियो को शॉर्ट रखना चाहता हूँ, इसलिए थोड़ा सा स्पीड ज़्यादा रखता हूँ। तो कैसा लगा वीडियो? और अपना रिव्यू कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। तो दैट्स ऑल अबाउट। अच्छा लगा तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर में।